Right, you're watching Inside Story. My name is Rajiv K. Bajaj, and of course, we are on Lemon News. That's right, we are on Lemon News. My name is Rajiv K. Bajaj, and do send in your emails. We've received your emails. I'll try and read out a few today. आज ज़रूर कुछ पढ़ने की मैं कोशिश करूँगा, लेकिन कल तो ज़रूर ही पढ़ूँगा. Email address है insidestory@lemonnews.com. There on the bottom of your screen, just above the scroll, insidestory@lemonnews.com. My name is Rajiv Bajaj. And of course, we're going to discuss what's happening in Maharashtra. यानी महाराष्ट्र में क्या हो रहा है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे. अब 4 कोने का कॉन्टेस्ट हो रहा है, कहीं 5 कोने का हो रहा है, कहीं 6 कोने का हो रहा है. आखिरकार ये किसके फायदे में है? और दूसरी चीज, मेरा खुद का ये मानना है, अब एक एक पार्टी की, एक पॉलिटिकल पार्टी की, एक राजनीतिक दल की जो वास्तविकता है, जो वास्तविक स्ट्रेंथ है, असलियत जो है, अब सामने आएगी. But first, let's look at the headlines. Let's take a look at the headlines. अमेरिकी मीडिया में भी नमो नमो. अमेरिकी मीडिया ने मोदी को बताया रॉकस्टार. उद्धव ठाकरे का बयान, केंद्रीय मंत्री अनंत गीते देंगे मंत्री पद से इस्तीफा. प्रधानमंत्री के स्वदेश वापसी के बाद देंगे मंत्री पद से इस्तीफा. बीजेपी पर बरसे राज ठाकरे. बीजेपी को राज ने बताया राजनीति का दीमक. आरपीआई अध्यक्ष आठवले को मनाने में बीजेपी कामयाब. आरपीआई लड़ेगी महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ चुनाव. और इसके साथ ही पूर्व एटीएस चीफ हेमंत करकरे की पत्नी कविता करकरे का निधन. मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में कविता करकरे का निधन. Right now, at the moment with us, we have a very old friend, senior leader of the Congress Party, Anand Gadgil. Anand Gadgil जी इस वक्त हमारे साथ हैं. Anand Gadgil जी नमस्कार. Anand Gadgil जी, can you hear me? I can hear you very well, but there is a little vibration in the All voice. right, there's a little vibration in the voice. Can we please solve it? This is for the PCR. We have Mr. Gadgil with us. Mr. Anand Gadgil, I can see you're looking very happy. I wonder why you're looking so happy. Considering the fact that the NCP and the Congress have broken up, and you anyway have had your reservations about the NCP right from day one. Is that why you're looking so happy, sir? Mr. Gadgil? I am always optimistic. I am always happy because I am confident that the people of Maharashtra who experience a bad tenure from 95 to 99 will not repeat the mistake and will vote the Congress back to power. That is one of the reasons I am confident and I am happy. Wonderful to hear that. यानी जो अभी आनंद गाडगिल जी ने कहा कि 1995 से लेकर 1999 तक जो महायुति की सरकार थी, वो तजुर्बा शायद दोबारा महाराष्ट्र के लोग नहीं लेना चाहेंगे. लेकिन गाडगिल साहब, यहाँ पर एक जनरेशन बीत चुकी है. उस वक्त जो लोग थे उनमें से एक मुख्यमंत्री आपके साथ हैं, एक जो हैं वो तकरीबन रिटायर हो चुके हैं पॉलिटिक्स से, और एक हमारे साथ नहीं हैं, और आदरणीय बाला साहेब ठाकरे भी हमारे साथ नहीं हैं. और जहां तक कांग्रेस का प्रश्न है, कांग्रेस में भी एक नए किस्म का नेतृत्व है. आपको लगता नहीं है कि अब स्थिति जरा बदल चुकी है महाराष्ट्र में, आनंद गाडगिल जी? बिल्कुल बदल चुकी है. जनरेशन नहीं है, नए जनरेशन जो वही हमारे साथ है. क्योंकि नए जनरेशन की मांग क्या है कि हमें क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, हमें डिसीजन चाहिए. अगर आप देखेंगे तो पिछले 5 साल में जी महाराष्ट्र में सरकार में जो भी कांग्रेस के मंत्री शामिल थे, there is not a single allegation about corruption against any of the ministers. जब मैं ये कहता हूँ तो मुझे आप सवाल करने वाले हैं आदर्श के बारे में. जी 2 चीजें थी. एक ही एक्सेप्शन था अशोक चव्हाण जी के बारे में, आदर्श और पेड न्यूज. उसमें से पेड न्यूज का मामला
कोर्ट ने खारिज किया। जी। एज फार एज आदर्श इज कंसर्न देयर वर टू मेन पॉइंट ऑफ कंटेंशन कि लैंड किसकी है और वेदर इट वाज रिजर्व फॉर कारगिल। वी हैड अपॉइंटेड an इंक्वायरी कमीशन अंडर द chairmanship ऑफ द एक्स ऑनरेबल रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। वो दोनों मुद्दे उन्होंने जो लोगों के जो अपोजिट की मांग थी वो नहीं स्वीकार किए। तो इसलिए मैं पूर्ण अग्रतापूर्ण कह रहा हूं कि महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल में जो भी मंत्री पिछले 5 साल में एक भी के खिलाफ कोई भी एलिगेशन हुआ नहीं। हमने क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन दिया है, नंबर 1। नंबर 2, पिछले 5 साल से हमने जो भी पॉजिटिव काम किया है वो हम लोगों के लिए सामने प्रोजेक्ट करे। मैं 1 और 2 एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। जी बताएं। कि राजीव गांधी हेल्थ स्कीम जो महाराष्ट्र में लाई, उसमें 2,60,000 लोगों के हार्ट ऑपरेशन हो या मेजर ऑपरेशन हो, उसका खर्चा सरकार ने उठाया। 7,400 करोड़ रुपए हमने खर्चा किया। उसमें से 2,60,000 लोगों का यानी ऑपरेशन करके जो तबीयत खराब थी या उनको हेल्प मिला हेल्थ में। ये सबसे बड़ा एक है। आप मुंबई में देखिए, मोनोरेल आ गई, मेट्रो आ गया, एक इंटरनेशनल जिसका वर्ल्ड में अप्रिशिएट किया गया ऐसा एयरपोर्ट T2 टर्मिनल आ गया। उसके बाद ईस्टर्न एक्सप्रेस जो आया है, चेंबूर से लेके मंत्रालय तक मुंबई में, आपको मालूम है कि 1.5 घंटा पहले लगता था, आज उस हाईवे एक्सप्रेस वे से 20 मिनट में आदमी मंत्रालय पहुंचता है। तो ऐसे जो अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में या मुंबई जैसे शहरों का, पूना जैसे शहरों का भी हमने विकास किया है। ये सारी चीजें अब लोगों के सामने आई हैं, तो ये पॉजिटिव वर्क है। तीसरी हमारी बात है कि हमारे जो लोकसभा जी आनंद गाडगिल जी, यहाँ पर आपने ये सब काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये सिर्फ आप ही नहीं बोल रहे, हम भी बोल रहे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी चीज यहाँ पर मिसिंग है। जो एक ग्लैमर एलिमेंट जो भारतीय जनता पार्टी के साथ था, नरेंद्र मोदी जी के रूप में, नरेंद्र मोदी जी की शक्ल में जो ग्लैमर एलिमेंट था, जो ब्रांडिंग थी, जो एक सपना था कि भाई विकास का नारा, विकास अगर आप चाहते हैं तो नरेंद्र मोदी के साथ जाएं, अब की बात नरेंद्र मोदी सरकार, वगैरह वगैरह वगैरह। और गुजरात मॉडल को जिस तरीके से प्रोजेक्ट किया गया, ऐसे प्रोजेक्ट किया as if Gujarat was the biggest economic success story of all time. Now you were not able to match it. The fact remains, जहां तक कांग्रेस का प्रश्न है, इसके बावजूद कि ये मैं मानता हूं, आई एम श्योर यू ऑल्सो एग्री विद मी, कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने जिस प्रकार अर्थव्यवस्था संभाली, जबकि पूरी दुनिया में अर्थव्यवस्था तहस नहस हो चुकी थी, देयर वाज अ मेजर इकोनॉमिक क्राइसिस ऑल ओवर द वर्ल्ड, दैट वाज अ बिग थिंग। आप लोगों ने उसको प्रोजेक्ट नहीं किया। गाडगिल साहब बताएं। In the recently published figures by one of the economic agencies, US, China का average GDP for the last 7-8 years is around 9%. Yes. And it is followed by India at 7%. बाकी सारे countries 1.5, 2, including US and UK and other major Less countries, than 2%. they are That's at right. 1.5 and 2%. Right, absolutely. No, so is it not the success of UPA government? It is. तो बेसिकली मैं आपको बताता हूं कि ये मार्केटिंग टेक्निक में बीजेपी और मोदी जी के लोग बड़े होशियार है। वो मार्केटिंग करते हैं। अभी देखिए, पिछले 2 दिन से चल रहा है, 100 घंटे में 50 मीटिंग मोदी जी की। और भाई राजीव गांधी जी भी गए थे न्यूयॉर्क, उनकी भी इतनी मीटिंग थी, मनमोहन सिंह जी की भी इतनी मीटिंग होती थी। जो भी देश का प्रधानमंत्री जाता है वो कोई साइट सीइंग को नहीं जाता है, वो क्या डिज्नी वर्ल्ड या स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देखने को नहीं जाता है, उसकी 40-50 मीटिंग करनी ही पड़ती है। लेकिन इस तरह का पब्लिसिटी हमने नहीं किया। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब लोगों के ध्यान में आ रहा है कि ये सरकार की सिर्फ मार्केटिंग चल रही है और असलियत का पता अभी लोगों के सामने आने लगा है। इसलिए जो उपचुनाव हो गए पिछले हफ्ते में 3 राज्य में, क्यों बीजेपी को जीत नहीं मिली, क्यों लोगों ने कांग्रेस को स्वीकार किया? गुजरात में, जिस गुजरात की आप बात कर रहे हैं, उस गुजरात में लोगों ने कांग्रेस को वापस लाने की बात, भले इट वाज अ बाय इलेक्शन। राजस्थान और देखिए उनका जहां राज्य चल रहा है, राजस्थान है, वेरेवर दे आर, गोवा में नहीं, आप देखिए जहां उनकी सरकार है वहां स्कैम ज्यादा चल रहे हैं। राजस्थान के एक मंत्री के खिलाफ एक महिला ने बहुत बुरा आरोप किया है, लेकिन पुलिस ने कोर्ट में कह दिया कि भाई ये चुन के गया है दिल्ली, हमें मिलते ही नहीं है। ये इस तरह का सरकार आप चला रहे हैं। गोवा में क्या हो गया, वर्ल्ड फुटबॉल के समय 97 लाख खर्चा करके मिनिस्टर स्टडीज टूर पे जा रहे थे ब्राजील,
भाई वर्ल्ड कप के समय आपको ब्राजील की याद आती है? मध्य प्रदेश में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्टूडेंट के साथ जो अपियर कर रहे थे उनके बाजू में डॉक्टर्स बैठ गए। जब मीडिया ने हंगामा किया तब एक मिनिस्टर के ऊपर कार्रवाई करने की कैग का इस्तेमाल किया। अब लोगों के ध्यान में आ रहा है कि ये मार्केटिंग चल रहा है, बाकी कुछ नहीं है। लेकिन और आनंद इसलिए मैं गाडगिल जी, विश्वास आनंद पूर्वक गाडगिल कहता जी, हूं कि आनंद महाराष्ट्र गाडगिल जी, आनंद गाडगिल जी, मार्केटिंग चल रही है और कुछ नहीं है ऐसा आपने कहा, लेकिन मार्केटिंग का भी बहुत बड़ा अब यहाँ पर रोल रहता है। मार्केटिंग की सबसे बड़ी भूमिका रहती है। आखिरकार अगर आप देखें, इस मार्केटिंग की वजह से ही आज भारतीय जनता पार्टी की 282 सीटें आई हैं लोकसभा में, आपकी 44 रह गई हैं। और वो भी इसलिए, इसके बावजूद कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इतना जबरदस्त काम किया, भारत को ना जाने कितने क्राइसिस से बचाया। लेकिन आप खुद अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ अगर आप नाइंसाफी करेंगे तो क्या होगा? अगर आप खुद डॉक्टर मनमोहन सिंह को डिफेंड नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? यहां पर देखिए, एक छोटी सी मैं आपके सामने बात बताता हूं। आपने जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की बात करी, यह कहा गया था कि सो कॉल्ड 2G स्कैम में 1,73,000 करोड़ का घपला हुआ है। 1,73,000 crores. Now, if I were you, I would ask, where is that 1,73,000 crores? अभी तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, वो 1,73,000 करोड़ लेकर आइए। जी बताएं। भैया मैंने बहुत सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे ये सवाल उठाया था। ये फिगर आने के बाद हमारे 2-3 मंत्रियों ने पार्लियामेंट में भी इसके बारे में बात की थी कि इट्स अ वेरी हाइपोथेटिकल रॉन्ग फिगर दैट इज स्टेटेड बाय सीएजी। जब कोर्ट ने कहा कि भाई आप ऑक्शन करो, तो ऑक्शन करने के बाद 8,000 करोड़ ही मिल गया। तो ये कितनी एग्जैजरेटेड फिगर थी, ये तो लोगों के सामने अब बात आ गई। यही मैं कह रहा हूँ। लेकिन ये बात जिस प्रकार आनी चाहिए, गाडगिल साहब, जिस प्रकार ये बात आनी चाहिए वो नहीं आ रही है। आखिरकार ये 1,73,000 करोड़ कहां हैं? यहां तक के और किसी भारतीय जनता पार्टी के गैर जिम्मेदाराना या किसी छोटे नेता ने नहीं कहा। ये लाल कृष्ण आडवाणी जी ने खुद अपने भाषणों में कहा कि 1,73,000 करोड़ का गबन, इतना बड़ा फिगर भी होता है क्या? इस प्रकार के भाषण दिए गए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कांग्रेस इस पर चुप क्यों बैठी है अब तक? देखिए बताए। देखिए, बीजेपी का टोटल अप्रोच ये आरएसएस का होता है, और आरएसएस का मेन प्रिंसिपल दे फॉलो द गोबेल्स नीति। तो ये कांग्रेस का नेचर नहीं है, ये कांग्रेस का कैरेक्टर नहीं है कि किसी के बारे में एक झूठ बात 1 बार 2 बार 3 बार 10-10 बार करते रहे। जो गोबेल्स के समय चल रहा था कि झूठी बातें स्प्रेड करने लगेंगी तो एक लेवल ऐसी आ जाती है कि लोगों को लगता है कि भाई ये बात सच है, लेकिन बाद में भी असलियत का पता चलता है। और इसलिए मैंने कहा कि मार्केटिंग में सक्सेस इनिशियली हो जाता है, लेकिन लोगों को बाद में प्रोडक्ट में दम नहीं है, ये जब लोगों को मालूम होता है तो लोग बाद में वो प्रोडक्ट खरीदना बंद करते हैं। यही होने वाला है, और यही उपचुनाव जो हो गए पिछले हफ्ते वो नजर आ गया। और सारे हम लोगों ने, जब मनमोहन सिंह जी के बारे में कुछ भी बात आ गई थी, हमने सवाल उठाया था। पिछले हफ्ते मैंने कहा, जब मुंबई के डेवलपमेंट के बारे में मैं कह रहा था, 2004 में मैं खुद आदरणीय मनमोहन सिंह साहब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा था, जब मुंबई में उन्होंने कहा था कि हम शंघाई बनाएंगे। उसके ऊपर क्रिटिसिज्म हो गई। मैंने कहा, जब उन्होंने कहा था कि मुंबई का हम शंघाई बनाएंगे, तो इसका मतलब एक रात में नेम बोर्ड बदल नहीं रहे। उनका कहने का मतलब ये था कि जो इंटरनेशनल लेवल की फैसिलिटीज़ है वो हम मुंबई में लाएंगे। क्या हमने करके नहीं दिखाया? जो अभी मैंने कहा, एयरपोर्ट लाए, फ्लाईओवर्स लाए, एक्सप्रेसवे लाए, अलग अलग तरीके के मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट लाए, मोनोरेल हो, मेट्रो हो। तो इसका मतलब हमने भी मुंबई को इंटरनेशनल लेवल के सिटी को करने की बात की। सेक्शन 33(7) ऑफ द डेवलपमेंट कंट्रोल रूल की, जिसकी जो डायलैपिडेटेड बिल्डिंग थी, उस जगह अब एडिशनल एफएसआई देखकर मुंबई में बहुत बढ़िया इमारत, बहुत बढ़िया बिल्डिंग अब नजर आ रही है। तो क्यों नहीं, हम तो इसके बारे में बता रहे। लेकिन ऐसा है कि कांग्रेस अच्छा काम करती है, और वो जब लोगों के सामने हम रखते हैं तो बीजेपी सिर्फ झूठी बातें फैलाने में माहिर, और इसलिए तो लोगों को ये लगता है, इनिशियली लगता है कि भाई ये कह रहे हो ठीक है, लेकिन बाद में लोगों को पता चलता है इनकी लेकिन आनंद गाडगिल जी, ये मैसेज जो है, ये संदेश जो है, ये साफ तौर पर जाना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, अभी जो महाराष्ट्र की जो अभी स्थिति है, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, हर जगह पर इट विल बी अ 4-cornered contest, it may even be a 5-cornered contest. Now over here your real strength will come out. People will come to know which party really has enough strength among the people.
Now, as far as the Congress cadres are concerned, are they prepared for all eventualities? Are they going to work in the way they used to work? Because please remember, Maharashtra has always been a Congress state, apart from the 4.5 years of the Sena BJP government. सिर्फ 4.5 साल को छोड़ करके हमेशा कांग्रेस रिलेटेड स्टेट ही रहा है, एक तरीके से अगर देखा जाए, भले जिस मर्जी की सरकार हो, लेकिन वो शख्स कभी ना कभी कांग्रेस में था या कांग्रेस का ही था। अब आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि वास्तविकता क्या है, असलियत क्या है, क्या जमीनी हकीकत ऐसी है कि कांग्रेस के वर्कर्स को जिस प्रकार काम करना चाहिए था, क्या वो अब वैसे काम करेंगे? गाडगिल साहब बताएं। 3-4 चीजें हैं इसमें। जी बताएं। पहले पिछले 15 साल से हम लोग ने, जैसे कि लास्ट टाइम हम लोग ने 174 सीट्स कंटेस्ट किए थे और 114 सीट्स एनसीपी को दिए थे जी। वहाँ के जो 114 कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारे जो कार्यकर्ता थे, तो वो बार बार हमें कह रहे थे कि भाई आप इतने सालों अगर ये सीट दूसरे को देने लगेंगे तो अपनी पार्टी खत्म हो जाएगी। आज उनको एक अच्छा मौका मिला है कि कांग्रेस का दोबारा झंडा उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में लहरते दिखाए। एक चीजें हो गई, ये एक एडवांटेज हो गया है। दूसरा, आप देखिए कि कांग्रेस का एक अलग तरीके का स्ट्रक्चर है महाराष्ट्र में, सोशल स्ट्रक्चर है, कोऑपरेटिव सेक्टर में कांग्रेस है, कोऑपरेटिव बैंक्स हो, शुगर फैक्ट्रीज हो, महाराष्ट्र के राजनीति में इन्फ्लुएंस करने वाली ये जो सेक्टर्स है अलग अलग, उसमें कांग्रेस है सब जगह। वेस्टर्न महाराष्ट्र हो, मराठवाड़ा हो। अब आप देखिए कि ये कॉम्बिनेशन अब आप ध्यान में लाएंगे तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक तरह से कांग्रेस के पीछे लोग आएंगे। और दूसरी तरफ बीजेपी और सेना का वोट का सीरियस बंटवारा होने वाला है। उनमें तो आज सबके, एक मुंबई में तो लोग ये कह रहे हैं कि मराठी और नॉन मराठी उनमें झगड़ा चालू हो गया है शिवसेना और बीजेपी के वजह से, तो वो वोट्स का अलग पोलराइजेशन हो जाएगा। तो ये देखते हुए लोग सोचेंगे, उनका नारा जो है कम्युनल नारा है, तो जो लोग कम्युनल में नहीं बिलीव करते वो भी सोचने लगेंगे कि भाई चलो एटलीस्ट कांग्रेस ये ऐसी पार्टी है कि वो कम्युनल नहीं है। ये सारे चीज़ें, सारी बातें अब लोगों के मन में आना चालू हो गया है। कर्नाटक में आप देखिए कि लास्ट टाइम जब चुनाव हो गया था तो रफली 38% युवकों ने वोटिंग किया था, उसमें से अप्रोक्सीमेटली 65% युवकों ने कांग्रेस को वोट दिया था जी। आज जब मैं मुंबई, पूना जैसे शहर के अलग अलग कॉलेज में जाकर मैंने युवकों से बात की, उनका पहला नारा ये था कि भाई हमें क्लीन गवर्नमेंट चाहिए, दूसरा ये था कि हमें डिसीजन चाहिए। ये दोनों चीज़ें हम उनको बता रहे कि भाई हमने किए। ये टाइम तो मैनिफेस्टो कांग्रेस का महाराष्ट्र का बनाने के पहले हम 3-4 दिन में रिलीज करने वाले। मैं खुद अलग अलग कॉलेज में जाकर मैंने बात की युवकों से 1 महीना पहले, और युवक कांग्रेस से क्या एक्सपेक्ट करते हैं ये हमने स्टडी करके बाद में उसका we have included that over in here. our manifesto. Right, Mr. Gargill, I must stop you right there. All right, the Congress manifesto is going to be released, and we are getting a small little peek into the Congress manifesto and what it is going to contain. Thank you so much, Mr. Gargill, for that. However, the question that I'm asking you is this: you talked about Mr. Ashok Chavan earlier. You talked about Adarsh. Now, as a result of the Adarsh allegations, I repeat, as a result of the Adarsh allegations, Mr. Ashok Chavan was forced to resign as Chief Minister of Maharashtra. यानी आदर्श so called scam, तथाकथित स्कैम को लेकर के अशोक चव्हाण जी को इस्तीफा देने पर मजबूर किया गया। आपसे मैं ये जानना चाहता हूं, क्या आपको लगता नहीं है कि वो कांग्रेस ने बहुत बड़ी गलती की? बताएं। ऐसा है कि कांग्रेस का ये ट्रेडिशन रहा है कि अगर किसके ऊपर आरोप हो गया, बेस्ड ऑन द परसेप्शन, सिर्फ अशोक चव्हाण जी नहीं है लेकिन ऐसे 2-3 मुख्यमंत्री या बाकी मंत्री है कि जिनका आज तक कोर्ट में फैसला या तो डिसीजन नहीं आया है, वर्डिक्ट नहीं आया है, या उनके फेवर में गया है। इसके बावजूद भी, कीपिंग इन माइंड द टोटल परसेप्शन, कांग्रेस हैज ऑलवेज टेकन अ स्टैंड एंड हैज बीन द ट्रेडिशन कि वी हैव आस्क्ड दैट रिस्पेक्टिव person, the leader or whoever is holding that post, to first resign. And ये ट्रेडिशन हमने रखी है, इसलिए whether it was a correct step or a wrong step, we will come to know later. But Mr. Gargill, don't you think that is being unfair? Don't you think that is being unfair, sir? After all, you look at what happened to Mr. Antule. Take a look at what happened to Mr. A.R. Antule. It's not a question of being unfair. It's not a question of being unfair. It's a question of we have followed
when there was on the basis of perception, we had asked Mr. Chauhan. But to Mr. resign. Gadgil, the fact remains that as far as even a person like Mr. A.R. Antule is concerned, his entire political career was ruined, and later on he was exonerated, completely acquitted by the Supreme Court. But for 10 to 15 years, that man had to go through hell. Rightfully, the party should have stood by him. In a similar manner, now Ashok Chavan ji is back. He is back in the party. Why did the party not stand by Ashok Chavan? Mr. Gadgil. Let me tell you, you mentioned Mr. Antule Saab. Yes. Mr. Antule Saab was immediately given, he was asked to contest Lok Sabha. He was also made the Minister for Minorities Affairs. Much in the later, central sir. government. That So came he much later. honored Mr. Antule. But that came much later, sir. No, ऐसा है कि in India, देखिए, in India the legal system, the verdict come very late. Right. Unlike other places, it doesn't come in 2 or 3 years. It takes a long time. So by the time all the courts have cleared X or Y gentleman, he has to wait. Once it is cleared, we have rewarded that. Same thing will happen to Mr. Ashok Chavan. Right. The same thing will happen to Mr. Ashok Chavan. Finally, Mr. Gadgil, आनंद इस वक्त हमारे साथ हैं आनंद गाडगिल जी, वरिष्ठ नेता कांग्रेस के, और इन्होंने शुरू से ये कहा है कि जहां तक कांग्रेस एनसीपी का गठबंधन है, इसके ऊपर द कांग्रेस शुड नॉट गेट टू कैरिड अवे एंड परहैप्स शुड हैव टेकन अ मोर ऑब्जेक्टिव व्यू. यहां पर आपको लगता नहीं है, क्योंकि 15 बरस से आपकी सरकार चली, मैं आप एंटी इनकम्बेंसी के बारे में नहीं पूछ रहा हूं, 1999 से लेकर के आज तक आपकी सरकार है, और जैसा आपने अभी भी कहा, जो 114 सीट जो हैं आप एनसीपी को दे दिया करते थे, और उसके अलावा एनसीपी को अलग अलग मंत्रालय भी दिए गए, विभाग भी दिए गए, इसकी वजह से राष्ट्रवादी कांग्रेस इतनी बढ़ गई कि कांग्रेस को इससे बहुत नुकसान हुआ. पिछले 15 बरस में अगर देखा जाए, महाराष्ट्र में अगर कोई पार्टी घटी है तो वो कांग्रेस है. ये बताएं गाडगिल साहब. घटी नहीं है. परसेंटेज ऑफ वोट्स हैज बीन, वी हैव एबल टू मेंटेन, नंबर ऑफ सीट्स मोर और लेस वी हैव एबल टू मेंटेन. बट अगर आप देखेंगे तो ये टाइम भी जैसा कांग्रेस का व्यू क्लियर था, उन्होंने कहा कि भाई 144 सीट्स 50% सीट हमें नहीं देंगे तो हम आपसे बातचीत नहीं करेंगे. हमने कहा कि भाई कम्युनल फोर्सेस दूर रखने के लिए जैसे 15 साल हम साथ में थे वैसे रहेंगे, इसलिए हमने 114 की जगह चलो और 4-5 सीट हम आपको देने को तैयार है. उसके बाद करते करते 124 तक मामला बढ़ा. हमने कहा चलो और 10 सीट हम आपको दे देते. जब ये बात चल रही थी तो सडनली उन्होंने मीटिंग में कहा कि भाई चीफ मिनिस्टर के शिप का टेन्यूअर का बंटवारा कर दे 2.5 साल का. अब ये क्या मेयरशिप का चुनाव थोड़ी है कि भाई मेयरशिप जैसे 1.25 साल 1.5 साल कर दे. तो हमने कहा ये राज्य के मुख्यमंत्री पद का इशू है, इसका बंटवारा इस तरह से नहीं किया जा सकता है. उस इशू पे भी वो लोग सुनने को नहीं तैयार थे, और इसलिए फिर कांग्रेस को ये लगा कि भाई दिस इज नॉट अ ट्रू फ्रेंडशिप, और इसलिए एनसीपी ने बाद में डिक्लेयर किया कि भाई हम कांग्रेस से अलग हो रहे हैं. मैं दोबारा करना चाहता हूं कि ये अलायंस कांग्रेस ने नहीं तोड़ा है. कांग्रेस ने अलायंस नहीं तोड़ा है. कांग्रेस ने एक स्टेप पीछे जाकर 10-12 सीट और उनको देने की तैयारी दिखाई थी, लेकिन उन्होंने बात मानी नहीं हमारी. लेकिन आनंद गाडगिल जी, चलिए इस बात से तो आप, मुझे लगता है, चिंता मुक्त होंगे कि अजीत दादा पवार हों या अन्य कई और मंत्री हों, सबके नाम लेने में तो बड़ी देर हो जाएगी, उनको आपको अब डिफेंड नहीं करना पड़ेगा. उनके कथनों को आपको अब पब्लिक में जाकर के डिफेंड नहीं करना पड़ेगा. लेकिन आपने कहा स्कैम्स की आपने बात करी, बाकी अन्य चीज़ों की बात करी. यहाँ पर यह देखा गया, और ये मेरा आखिरी सवाल है, लोकसभा चुनाव में ये देखा गया कि हर जगह पे अगर एक मुद्दा काम किया है तो वो विकास के मुद्दे ने काम किया है. हर जगह पर यह हुआ है कि जो डेवलपमेंट की बात करेगा, जो नौकरियां देने की बात करेगा, जो अर्थव्यवस्था को बदलने की बात करेगा, जो ये बात करेगा कि मैं इन्वेस्टमेंट लेकर के आ रहा हूं जिसकी वजह से युवकों को और काम मिलेगा और अपना काम बढ़ाने की बात कर रहा है, उसी को हर एक का मत जाएगा, यानी उसी को हर एक का वोट मिलेगा. आप ये बताएं, जिस प्रकार अभी नरेंद्र मोदी जी न्यूयॉर्क में हैं, मैडिसन स्क्वायर गार्डन में जिस प्रकार उन्होंने एनआरआई कम्युनिटी को एड्रेस किया, आपको लगता नहीं है इसके बाद कांग्रेस के पास कोई खास जवाब नहीं है, कोई खास पैंतरा नहीं है इसको काउंटर करने का? देखिए, जी बताएं. मोदी जी न्यूयॉर्क और मेडिसन में जाके, मोदी जी का मेडिसन स्क्वायर में या न्यूयॉर्क में जो भी परफॉर्मेंस है उसका और महाराष्ट्र के चुनाव का कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ के जो स्टेट इश्यूज है उसके ऊपर लोग वोट देंगे.
महाराष्ट्र ये सबसे प्रीफर एफडीआई, जो मोदी जी कह रहे हैं एफडीआई, आज एफडीआई इन्वेस्टमेंट के लिए महाराष्ट्र इज़ द मोस्ट प्रीफर स्टेट। ये बाकी फॉरेन लोगों ने भी कह दिया है। आज महाराष्ट्र में जो इन्वेस्टमेंट आई है, अगर आप कंपेयर करेंगे, एक फेमस एजेंसी है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उन्होंने रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश किया है गुजरात और महाराष्ट्र की कंपैरिजन करने वाला। उसमें भी महाराष्ट्र में ज़्यादा से ज़्यादा वर्चुअली ऑन ऑल पॉइंट महाराष्ट्र इज मच अहेड ऑफ गुजरात। सो हमने विकास करके दिखाया है और हम करके दिखाने वाले। आप अगर कह रहे विकास के मुद्दे पे लोग वोटिंग करेंगे तो ये हमारा परफॉर्मेंस, ये हमारा बैलेंस शीट है, वो बैलेंस शीट देख के ही लोग तो वोट देंगे ना। और चलिए, मैंने कहा था ये आखिरी सवाल है, लेकिन असल में अब ये आखरिरी सवाल है। और मुझे एक ही मालूम लास्ट चीज मैं आपको बता रहा हूँ। जी 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 बोलिए। मैं आपको एक सवाल इसलिए करना चाहता हूँ। जी बोलिए बोलिए। कि आज मुझे मीडिया ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी जी महाराष्ट्र में 15-16 मीटिंग करने वाले हैं। आज तक के इतिहास में कोई भी देश का इस लेवल का लीडर राज्य के चुनाव में हर जिले में नहीं जाता है जी। अब क्या अगले चुनाव जो कॉरपोरेशन का और जिला परिषद का होएगा, उसमें क्या मोदी जी 30-35 जगह जाएंगे? देश के प्राइम मिनिस्टर है भाई जी, देश के प्राइम मिनिस्टर है। वो प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट का कुछ तो एक स्टेटस रहता है। आप हर गली गली में आकर जी, अगर एक आखिरी सवाल आपसे जी तो आनंद गाडगिल ठीक नहीं है। जी गाडगिल जी, आखिरी सवाल आपसे, और मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शक इस पर रिएक्ट करें कि क्या मोदी जी को अब शोभा देता है कि 15 जिलों में जाकर के वो 15 मीटिंग एड्रेस करें महाराष्ट्र में? ऐसा आनंद गाडगिल जी का कहना है। आप लोगों का क्या कहना है? आप जरा जरूर अपने ईमेल भेजें ऑन insidestory@lemonnews.com। आखिरी सवाल आपसे ये, और वो ये है कि आपको लगता नहीं कुछ जरा ज्यादा ही हो रहा है? मतलब हमारे गुजरात में गुजरात आई हैव नथिंग अगेंस्ट गुजरात, आई लव गुजरात, आई कीप गोइंग ओवर देयर, यू नो इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्टेट्स इन द कंट्री, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस। आपको लग नहीं रहा कुछ ज्यादा ही हो रहा है ये कि हमारे गुजरात में ऐसा होता है, हमारे गुजरात में ऐसा होता है? यही सवाल आपका किया पर्सनल है। व्यू जी बताएं। नहीं, हमने तो यही सवाल किया है क्योंकि ऐसी यहाँ खबरें आ रही है कि बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट की कुछ एक्टिविटी गुजरात के पोर्ट में ट्रांसफ़र की जा रही है, और कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की जो ऑफिसेस है वो सुनने में आ रहा है कि वो कहीं गुजरात की तरफ ट्रांसफ़र हो रही है। इशू ये है कि प्रधानमंत्री देश के हैं या वो प्रधानमंत्री गुजरात के हैं। जी, जिस तरह से बात चल रही है, अभी तक उनका मन गुजरात के बाहर नहीं आया है। अभी तक उनका मन गुजरात के बाहर नहीं आया है। राइट, मिस्टर आनंद गाडगिल, इट्स बीन अ ग्रेट प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच and all the very best for the elections. I'm sure we'll be meeting again before the elections, but thank you very much for your analysis and for your information. Thank you very much. And in case you have something to say with regard to Mr. Anand Gadgil, अगर जो कुछ भी आनंद गाडगिल जी ने कहा उस विषय में अगर आपको कुछ कहना है, आप जरूर भेजें on insidestory@lemonnews.com. Now let's take a look at what's been happening in the state of Maharashtra. यानी महाराष्ट्र में असल में क्या हो रहा है? कहीं पर चौकोन कॉन्टेस्ट हो रहे हैं, कहीं पर 5 कोने के कॉन्टेस्ट हो रहे हैं, कहीं पर 6 कोने के कॉन्टेस्ट हो रहे हैं। गुड फन, इट्स ग्रेट फन एज फार एज ऑल ऑफ अस आर कंसर्न्ड, बट अ लॉट ऑफ स्लीपलेस नाइट्स फॉर ऑल पॉलिटिशियंस एंड अ टाइम फॉर हाइपरटेंशन फॉर ऑल कैंडिडेट्स। लेट्स टेक अ लुक एट व्हाट्स बीन हैपनिंग इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में वास्तविकता में जमीनी हकीकत क्या है चुनाव को लेकर के? लेट्स टेक अ लुक एट दैट। महाराष्ट्र में सियासी उफान जोरों पर है, लिहाजा महाराष्ट्र के सियासी दिग्गज मैदान में पूरी जान फूंकने के लिए तैयार हो चुके हैं। सियासी बिगुल बच चुका है। ऐसे में सियासत के ये सूरमा कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। माना जा रहा है इस बार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है। वजह है महाराष्ट्र के 2 बड़े गठबंधनों का टूटना। बेशक हम बात कर रहे हैं बीजेपी शिवसेना और एनसीपी कांग्रेस की। सियासी दोस्त अब आमने सामने होंगे, लिहाजा महाराष्ट्र की जंग का ऊंट किस करवट बैठेगा इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। सियासी दोस्त अलग हो चुके हैं तो रणनीति तैयार की जा रही है अकेले चुनाव लड़ने की। एनसीपी का साथ छूटने के बाद महाराष्ट्र सरकार को हथियार डालने पड़े और समूचा महाराष्ट्र राष्ट्रपति शासन के सहारे है।
तो वहीं भारतीय जनता पार्टी का साथ छूटने के बाद अब शिवसेना भी अपने आप को अकेली महसूस कर रही है। 15 अक्टूबर को चुनाव होने हैं, नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लिहाजा अब बारी महाराष्ट्र के सत्ता रण की है। सत्ता का रण तैयार है, लिहाजा सीएम पद की दावेदारी के लिए होड़ सी मची है। शिवसेना की यदि बात करें तो शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे सीएम पद के सबसे बड़े दावेदार हैं, तो वहीं कांग्रेस की ओर से कांग्रेस एक बार फिर पृथ्वीराज चौहान की मिस्टर क्लीन की छवि को भुनाने के लिए दांव खेल रही है। एनसीपी कांग्रेस से अलग हो चुकी है, तो अब एनसीपी की ओर से अजीत पवार का नाम सीएम की दावेदारी में सबसे आगे है। बल्कि अजीत पवार खुद इस बात का इजहार कर चुके हैं कि उनको भी सीएम पद की तलब है। भारतीय जनता पार्टी की यदि बात करें तो बीजेपी की कहानी सीएम पद की दावेदारी को लेकर डामाडोल नजर आ रही है। शिवसेना से बीजेपी ने किनारा किया तो बीजेपी के लिए मुश्किलें कम नहीं। फिलहाल तो बीजेपी के पास सीएम पद की दावेदारी के लिए और कोई बड़ा नाम सामने नहीं है। महाराष्ट्र के सियासत की बात हो और मन से प्रमुख राज ठाकरे की बात ना हो, ऐसा मुमकिन नहीं। मन से प्रमुख राज ठाकरे ने भी 15 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी कमर कस ली है। फिलहाल महाराष्ट्र की सत्ता की जंग में कल तक जो सियासी दोस्त एक साथ थे, वे आज आमने सामने हैं। लिहाजा उम्मीद की जा रही है कि सत्ता का ये रण काफी दिलचस्प होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, लेमन न्यूज, मुंबई। Right, time for us to take one more break. Time for us to take a small break. We'll be right back in just a little while. We'll be right back in less than a minute. 1 मिनट के पहले हम लोग आपके साथ होंगे, यानी 60 सेकंड के पहले हम लोग आपके साथ होंगे। हम बात करेंगे मुंबई के बारे में, आपके शहर के बारे में, और वास्तविकता में जिस प्रकार आज की तारीख में राजनीतिक रण चल रही है, राजनीतिक दंगल चल रहा है, लेकिन क्या इस दंगल में किसी ने सोचा है कि आम मुंबईकर की क्या क्या ज़रूरतें हैं, और उन ज़रूरतों में जो सबसे ऊपर आती है यानी घर, और यानी घर की रीडेवलपमेंट, और यानी रीडेवलपमेंट उस चीज की, उस बिल्डिंग की, और जो बिल्डिंग जिस जमीन पर खड़ी है उसकी कन्वेंस। आपने कानून तो पास कर दिया, लेकिन क्या सिर्फ कानून पास करने से कुछ हो जाता है? कानून पास करने के बाद भी 43 जगह पर जाकर के 43 परमिशंस अभी भी आपको लेनी है, 43 परमिशंस आपको अब भी लेनी है। तो ऐसे कानून का फायदा क्या हुआ, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन एक मिनट के ब्रेक के बाद। We'll be right back. Right, you're watching me, Rajiv K. Bajaj, on the Inside Story on Lemon News. That's right, this is Lemon News. My name is Rajiv K. Bajaj, and we'll talk about deemed conveyance. We'll talk about what's been happening as far as redevelopment is concerned. Why is it so slow? Why is it so complicated? And why isn't it happening? And we'll talk about it with our old friend Pradeep Nambiar, who's here with us in the studio, but in just a minute. Before that, let's take a look at the headlines again. एक बार फिर देखते हैं अब तक की खास खबरें, और उसके बाद हम बात करेंगे डीम्ड कन्वेंस के बारे में, हम बात करेंगे रीडेवलपमेंट के बारे में, और पॉलिटिकल पार्टीज कितनी सिंसियर हैं इस बात को लेकर के, उसके बारे में बात करेंगे। और क्या आपको ऐसे राजनीतिज्ञों को वोट देना चाहिए जो आपकी डीम्ड कन्वेंस डीम्ड नहीं करवा रहे हैं, इसके बारे में बात करेंगे। बट फर्स्ट द हेडलाइंस। अमेरिकी मीडिया में भी नमो नमो। अमेरिकी मीडिया ने मोदी को बताया रॉकस्टार। उद्धव ठाकरे का बयान, केंद्रीय मंत्री अनंत गीते देंगे मंत्री पद से इस्तीफा। प्रधानमंत्री के स्वदेश वापसी के बाद देंगे मंत्री पद से इस्तीफा। बीजेपी पर बरसे राज ठाकरे, बीजेपी को राज ने बताया राजनीति का दिमाग।
आरपीआई अध्यक्ष आठवले को मनाने में बीजेपी कामयाब, आरपीआई लड़ेगी महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ चुनाव। और इसके साथ ही पूर्व एटीएस चीफ हेमंत करकरे की पत्नी कविता करकरे का निधन, मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में कविता करकरे का निधन। Right, and we are back. And this is Inside Story, and you're watching me, Rajiv K. Bajaj, on Lemon News. We said that we had promised you that we would talk about deemed conveyance and we would talk about redevelopment. Now, at the moment with us, we have our old friend, Advocate Pradeep Nambiar. Pradeep ji, बहुत-बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर. We are back again, and we are again talking about द सिटी ऑफ मुंबई. जहाँ तक कि मुंबई का सवाल है, आखिरकार ये क्या बात है जनाब कि मुंबई के साथ हमेशा इस तरीके की नाइंसाफ़ी होती रहती है. आपने सो कॉल्ड कानून तो पास कर दिया डीम्ड कन्वेंस का, और एक बार फिर मैं अपने दर्शकों को बता दूं, इस वक्त हमारे साथ हैं प्रदीप नाम्बियार जी. ही इज़ राइट हियर इन द स्टूडियो. कैन वी सी हिम ऑन स्क्रीन? या देयर इट इज़. राइट. आपने कानून तो पास कर दिया, लेकिन कानून का फ़ायदा क्या हुआ? अगर कानून के तहत डीम्ड कन्वेंस कराने के लिए आपको पहले 3-4 लॉयर्स की ज़रूरत है, आपको किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत है, आपको ना जाने कितने पैसे खर्चने की ज़रूरत है. यानी जिसके पास पैसे नहीं है बेचारे के पास, या जिस सोसाइटी के पास, जो सोसाइटी थोड़ी सी गरीब है, वो डीम्ड कन्वेंस करा ही नहीं सकती. कहने का मतलब ये हुआ. तो फिर डीम्ड का मतलब क्या हुआ? व्हाट डज डीम्ड मीन? सर, हम लोग पहले भी आप जब भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, यही कह रहे कि डीम के अंदर ही इतना प्रोसीजर है, डीम के अंदर ही इतना प्रोसेस है, डीम के अंदर ही इतना सारे विंडोज है. देयर सो मेनी विंडोज विद इन द डीम कन्वेंस. आप पहले कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के सामने वो एप्लीकेशन पेश करो, यानी ऑनलाइन. मिस्टर, जब द लास्ट कोऑपरेटिव मिनिस्टर, आप खुद वो सेमिनार में थे जब उन्होंने प्रॉमिस किया था कि यहाँ सेमिनार से निकलते ही मैं इसको ऑफलाइन भी कर दूंगा, बिकॉज आज के तारीख में आपको महासहकार महाराष्ट्र.com.gov.in उस साइट में जाके ऑनलाइन जो डीम कन्वेंस का प्रोसेस है वो करना पड़ता है. But even in spite of that, the minister from the last government, because the government is not there anymore, और उस गवर्नमेंट के मिनिस्टर, कॉर्पोरेटिव मिनिस्टर कहने के बावजूद ऑफलाइन ये सिस्टम हुआ नहीं है. और आप देखोगे, You mean, just a minute, you mean online, right? on this now, आज के तारीख में hang on a minute, ऑनलाइन. hang on a minute. It's online, right? You wanted it to be done offline? Yes, yes. All right, okay. लोग चाहते थे कि वहाँ जो जितने भी सेमिनार्स हमने किए, वहाँ पर लोग ये भी चाहते थे कि डायरेक्टली जाके हम DDR डिस्ट्रिक्ट डिप्टी रजिस्ट्रार के पास उस एप्लीकेशन को दे सकते हैं, बिकॉज आज के तारीख में ये प्रोसेस टोटली ऑनलाइन है. And this has become totally dominated by certain agents, advocates, or whatever it is. आम आदमी जो 22,500 cooperative societies मुंबई के हैं और टोटल 90,000 cooperative societies पूरे महाराष्ट्र के हैं, तो आप देखो कि nearly 80% of them are not having deemed conveyance. Conveyance हुआ ही नहीं है. तो ऐसे सोसाइटी से क्या होगा? बहुत सारे सोसाइटीज का ये प्रॉब्लम है कि ये लैंड लीज्ड है, करीबन 99 years हो गया, या or whatever the term of leases. Now, hang on. That's fine. As far as Mr. Nambiar is concerned, of course, you'll remain with us. But let me read out a couple of things to you. Pradeep, could you just pay attention? Mr. Nambiar, could you just pay attention, please? Following documents are required. Now, please correct me if I'm wrong. For conveyance which is said to be deemed, एक चीज याद रखें, डीम्ड का मतलब होता है कि भाई मान लिया गया हो गई है. यानी अगर आपकी सोसाइटी रजिस्टर है तो वास्तविकता में कन्वेंस तो डीम्ड होनी चाहिए. उसके बाद भी आपको अलग अलग प्रोसेस करने की आवश्यकता क्या है? नाउ, डीम्ड कन्वेंस एप्लीकेशन फॉर्म 7, सिनॉप्सिस ऑफ द केस, वकालतनामा, रोजनामा, सोसाइटी स्पेशल जनरल बॉडी रेजोल्यूशन, लेटर ऑफ अथॉरिटी, affidavit by authorized representative, affidavit by society secretary, list of society members including their flat, shop, agreement details, and not just that, it doesn't stop here. During the documentation stage, a legal notice is to be sent to the landowner and property developers. The complete set of the above documents is to be annexed with a deemed conveyance application form 7 and to be filed in a neat and tidy manner. The complete deemed conveyance application form 7 is to be submitted to the competent authority, namely the जिसकी आप जिक्र कर रहे थे, the district deputy registrar of cooperative societies of a particular district. The document stage from beginning to submission of deemed conveyance application form 7 ought to be successfully completed within 120 days. Now, with so many documents required, with so many permissions required, with so many legal notices to be sent, ये डीम्ड का क्या मतलब हुआ?
ये मेरी समझ के तो बाहर है बिल्कुल। जी बताएं। बिल्कुल सर, हर सेमिनार में हम यही चर्चा करते हैं कि सरकार को और इस चीज को रिफॉर्म करके एक सिंगल विंडो, यानी सिंगल विंडो होना तो एक ही सिंगल विंडो, वो डीडीआर जो डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी रजिस्ट्रार है वहां पर खत्म होना चाहिए। मगर ये इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आप पेश करने के बाद जो आपने पढ़े थे तो पूरे फॉर्मेट में, लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में 7/12 एक्सट्रैक्ट, सिटी सर्वे प्लान, प्रॉपर्टी कार्ड, अर्बन सीलिंग का जो यूएलसी ऑर्डर, लेटेस्ट प्रॉपर्टी टैक्स, ये तो सिर्फ लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के हिसाब से हो गए। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो रिकॉर्ड्स, इंटीमेशन ऑफ अप्रूवल, द कमेंसमेंट सीसी जो कमेंसमेंट सर्टिफिकेट है, अप्रूव्ड लेआउट प्लान, बिल्डिंग कंप्लीशन, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट, ये एक सेकंड बंच हो गया था म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से, बीएमसी की तरफ से जो रिकॉर्ड्स यानी कि द लोकल बॉडीज। देन यू द सोसाइटीज की तरफ से क्या क्या रिकॉर्ड चाहिए थे, उसमें कॉपी ऑफ सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, लिस्ट ऑफ मेंबर्स एंड देयर शेयर सर्टिफिकेट डिटेल्स, copies of registered agreements of all flats with stamp duty, registration, receipt with index 2, यानी इतने चेन ऑफ टाइटल, जितने भी टाइटल हो उस चीज का, हर चीज का स्टैम्प ड्यूटी भरा होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। नाउ दिस अपार्ट फ्रॉम दैट द प्रॉपर्टी डेवलपर प्रोमोटर्स के रिकॉर्ड, वो एक चौथा हिस्सा है जिसमें उनके बहुत सारे चीज है। विल now इतने सारे डॉक्यूमेंट्स पेश करने के बाद, डीडीआर के बाद, he arrives at a conclusion, he sends notices to various parties, the landowners, the property, the builders and us and the societies itself। आप देखोगे इतने डॉक्यूमेंट्स, the chain of documents, इतने सारे चीज लेना पड़ता है। तो एक्चुअली एज पर द मोफा एक्ट, जो महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैट्स एक्ट है, 4 महीने के अंदर अंदर द बिल्डर हैज टू convey the property in the society's name। ये हुआ नहीं, it doesn't happen। That's why Right. अब this particular this is particular entire deemed conveyance procedure जो सरकार ने स्पेस लगा के इस मोफा एक्ट के अंतर्गत लाया, उसमें भी देखोगे things are not working because सेमिनार हमने जो किया है उसके में हमने देखा है लोगों का एक ही शिकायत है, it is not happening। It That's is really right. not happening। Now over here, The entire purpose is आपने कहा is defeated। और ये हमारे दर्शकों के लिए है। मैं एक बार फिर अपने दर्शकों को ये कहना चाहता हूं, जो कुछ आपने अभी यहाँ पर सुना है वो सब आपके बेनिफिट के लिए है, वो सब आपके हित के लिए है, यानी हमारे हित के लिए है, यानी सरकार के हित के लिए है, यानी स्टेट के हित के लिए है। वो क्या है, आपकी अगर कोई डिफिकल्टी है डीम कन्वेंस को लेकर के, from tomorrow we'll be giving out a number also and one other email for the same thing, but at the moment you can send in your complaints, you can send in your difficulties, we'll try and solve them on insidestory@lemonnews.com, insidestory@lemonnews.com। फिलहाल के लिए आप insidestory@lemonnews.com पर आप अपने मेल्स भेजें। अगर सोसाइटी संबंधित आपके पास कोई तकलीफ है, अगर even as far as redevelopment is concerned, not just as far as redevelopment or conveyancing is concerned, उसके अलावा भी अगर कोई सोसाइटी की समस्या है, अगर कोई तकलीफ है, अगर आपकी सोसाइटी कानून तहत काम नहीं कर रही है, तो आप जरूर भेजें। एंड वी प्रॉमिस as your channel, we promise as your show, we will take it up for you, we will take it up for you। That is the email right there, insidestory@lemonnews.com। now at the moment with us advocate Pradeep Nambiar। प्रदीप जी, अब ये बताएं कि भाई आपने एक नहीं, 2 नहीं, न जाने कितने सेमिनार किए, उनमें से 4 या 5 में तो मैं भी आया हूं, और बार बार हम लोगों ने यही देखा है, जितने भी सरकारी अफसर आते हैं, जितने भी मंत्री आते थे, खैर अब तो वो मंत्री नहीं रहे, उम्मीद करते हैं कि आगे जाकर के जो भी नए मंत्री आएंगे वो इस सुझाव के ऊपर एकदम फौरन उस पर एक्ट करेंगे। अरे भाई, ऑनलाइन के ऊपर भी जब होता था, ऑनलाइन के ऊपर भी जब हो रहा है आपका, वहां पर भी आपको ना जाने कितने डॉक्यूमेंट्स आपको पेश करने हैं। जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट अभी तक आपने बताई है, वो वैसे ही आदमी को देख करके हाइपरटेंशन हो जाए कि असल में है क्या। अभी इफ यू हैव टू सबमिट सो मेनी डॉक्यूमेंट्स, how can a normal person do it? I couldn't read out the entire thing। आप रीड आउट करोगे तो आप भी बेहोश हो जाओगे, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स लाना पड़ता है। उसके बाद भी इतने सारे विंडोज, ये सबमिट करने के बाद कॉम्पिटेंट अथॉरिटी विल फाइंड आफ्टर अ लॉन्ग प्रोसेस which आपको याद होगा, हमने जो कैंपेन्स अर्लियर शुरू किए थे, चाहे वो एसआरए के थे, रिडेवलपमेंट हो, हमने मुंबई साउथ मुंबई में जितने बिल्डिंग्स में गए थे, मुंबा देवी उस एरिया में, आपने देखा होगा जो लोगों का जो सेंटिमेंट्स था, वो सामने खुलकर जाके कहते थे कि हम रात को अगर घर के अंदर जाते हैं, वी आर नॉट श्योर कि सवेरे हम लोग जिंदा वापस आ जाएंगे। Now this is what the government has to keep in mind। Right, and Why? I must repeat that। This is for the information of everybody। और हमारे सरकारी महकमे में, यानी ब्यूरोक्रेसी में, अगर कोई शख्स ये बात सुन रहा है तो जरा ध्यान से सुन ले। मैं एक बार फिर आपको बता रहा हूं, जो अभी प्रदीप नाम्बियार जी ने कहा, जरा ध्यान से सुन लीजिए।
साउथ मुंबई में हाउस गलीज में, बी वार्ड में, कलबा देवी में, साउथ मुंबई की अलग अलग जगहों में लोगों का यह कहना था और कहना है कि हम जब अपने घरों में सोने को जाते हैं, हमें मालूम नहीं है कि अगले दिन सुबह हम जागेंगे या नहीं जागेंगे, कि अगले दिन हमारी बिल्डिंग हमारे लिए हमारी कब्र बन चुकी होगी या हम सुबह उठ करके अपने काम पर जाएंगे, और क्या जब हम वापस आएंगे काम से तो ये बिल्डिंग हमारे परिवार के लिए उनकी कब्र बन चुकी होगी। ये मुंबई शहर में हो रहा है। 21वीं सदी में मैडिसन स्क्वायर गार्डन में हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 21वीं सदी एशिया की होगी, भारत की होगी। मुंबई and the rest of India will become a modern city, a great city, a city where the whole world can turn up. And here we have buildings which are just about to fall. ऐसी बिल्डिंग्स हैं जिनकी स्थिति ऐसी जर्जर है, अगर कोई वहां पर अंदर जाए तो किसी को मालूम नहीं है कि बाहर निकल करके आएगा या नहीं आएगा। यानी वो लोग असल में राम भरोसे रह रहे हैं। जी सर, एग्जैक्टली द एंटायर पर्पस, अभी जो भी गवर्नमेंट रेगुलेशंस है, गवर्नमेंट लॉज, गवर्नमेंट अमेंडमेंट्स जो भी होता है, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है, जैसा आपने कहा और हमने जो कैंपेन के माध्यम से देखा था, ऐसे जो पुराने बिल्डिंग्स है उसमें इमीडिएटली कोई ना कोई इमीडिएट एक्शन हो और रिडेवलपमेंट का प्रोसेस शुरू हो जाएंगे। बट वी हैव बीन कंटिन्यूअसली सेइंग दैट द गवर्नमेंट हैज फेल्ड इन इट्स ऑब्जेक्टिव्स। हमारा ऑब्जेक्टिव है सिर्फ डीम कन्वेंस से एक प्रोसेस बना के उस प्रोसेस को 2 साल 3 साल तक खींच के ले जाना नहीं है। इमीडिएट डीम कन्वेंस देके और रीडेवलपमेंट प्रोसेस शुरू करना, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप ये देखेंगे कि डीम कन्वेंस होने के बाद भी बहुत एक 1000 एप्लीकेशंस में 10% भी जो डीम कन्वेंस बहुत मुश्किल से आता है, और उसको आप रीडेवलपमेंट प्रोसेस में कन्वर्ट करने की बात है। रीडेवलपमेंट प्रोसेस बहुत सारे बिल्डर्स ने हमने जो बात किया है वो थक गए हैं। जो रीडेवलपमेंट प्रोसेस ही है इतना टाइम कंज्यूमिंग है, इतना कॉस्ट टू द बिल्डर। आई मीन, एक चीज है कि सरकार जो कानून बनाता है, जो भी कानून बनाता है, इट हैज टू बी फेवरेबल फॉर द बिल्डर, फॉर द रेसिडेंट्स, फॉर एवरीबॉडी। एक क्विक टर्नओवर होना चाहिए। जो प्लान पास किया, किस टाइम पे पास किया। आप डीम कन्वेंस ही इतना लंबा टाइम लगाते हो, आप डीम कन्वेंस चढ़ के आप ठीक है 4 विंडो के बाद नाम चढ़कर भी आए, तो फिर बिल्डर के सिलेक्शन प्रोसेस, और सिलेक्शन प्रोसेस के बाद हम देखते हैं बिल्डर्स, चलो वो जो कॉर्पस फंड दे दिया, एक्स्ट्रा स्पेस दे दिया, उसमें भी कितना टाइम चला जाता है, और उसके बाद उन्होंने वो शिफ्ट करके वो पूरे रेसिडेंट्स को एक नया टेनेंसी नया साइट देके उनको जब शिफ्ट करते हैं, रिलोकेट करते हैं, और काम वो जो कॉस्ट इन्वॉल्व है इनको देना उनको देना, और द सेम थिंग प्रपोजल्स जिस प्रकार से पास नहीं हो रहा पिछले 5-6 साल से, आप देखोगे मुंबई की ये हालत है। स्पेशली आप जितने बिल्डर्स, और काम बिल्कुल खत्म हो चुका है। There's no work going on anywhere in Mumbai. This is happening. We have talked to a lot of builders. Now, I've got a few figures for you, Pradeep. I've got a few figures for you here. Now, figures have changed a little bit. They've changed a little bit in the last 4 years. All right. These figures are of just 1.5 years ago. They were a total of somewhere around 2010. There were a total of 23,000 cooperative housing societies. 23,000 के करीब थी recognized. उसमें से सिर्फ, याद रखें, सिर्फ, I'll give you a figure, only 87 have got deemed conveyance. Just 87 out of 23,000. I think the figures of 23,000 who had applied, and only 87 have got deemed conveyance. अब आप ये मुझे बताएं, सिर्फ 87 सोसाइटीज को डीम्ड कन्वेंस मिली है। The point is, this is horrible. This is terrible. I mean, there could be nothing worse than this. Pradeep. Exactly, सर। ये कानून जो बनाया, डीम कन्वेंस हुआ, उसके बाद जो रीडेवलपमेंट प्रोसेस है, महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट को जिस प्रकार से 79A के तरफ से उन्होंने पब्लिक इंटरेस्ट में सरकार ने वो रीडेवलपमेंट प्रोसेस जो इनिशिएट किया था, today ultimate objective is you can say we have been successful in our objective is when it is really seen on the ground. आज आप पूरे साउथ मुंबई में देखोगे the quantum of buildings, hundreds and hundreds of buildings are in a state of total जो state है
इररिपेयरेबल, कभी भी गिर सकता है। तो आपके पूरे जो आपने प्रोसेस शुरू किया है डीम कन्वेंस और रीडेवलपमेंट का, अगर सालों साल ये प्रोसेस में ही रुके, ऐसे बीइंग क्लोजर टू लॉ, यू आर यू क्लोजर टू जस्टिस? बिकॉज अल्टीमेटली जस्टिस हैज टू प्रिवेल, द लॉज कीप वर्किंग, बट इज इट इंप्लीमेंटेड? क्या लोगों को इससे भलाई हो रहा है, लोगों का उसका फायदा हो रहा है? आज के तारीख में डीम कन्वेंस और रीडेवलपमेंट के बाद कितने बिल्डिंग के रीडेवलपमेंट प्रोसेस शुरू होगा, कितने लोग बाहर निकल के वापस अपने बिल्डिंग में जा पाए हैं? आप शॉकिंग होगा बजा साहब, व्हेन वी वेंट एंड वी टॉक टू द बिल्डर्स पर्सन, में बिल्डर से बात की है, Right. बहुत सारे लोगों ने डीम कन्वेंस भी, बहुत कम लोगों ने डीम कन्वेंस करके रीडेवलपमेंट प्रोसेस भी उन्होंने चालू करके लोगों को शिफ्टिंग कर दिया है। मगर जो लोगों को शिफ्टिंग किया है 3-3 साल तक, आज वो अपने बिल्डिंग तैयार, रेडीमेड बिल्डिंग फिट आउट पोजीशन के बाद दे हैव नॉट बीन एबल टू गो बैक टू देयर प्लेसेस। दिस इज शॉकिंग। और बहुत सारे केसेस में बिल्डर को दिस इज नॉट अनवायबल, दे डोंट फाइंड इट वायबल ही नहीं है। इतने 2-3 साल तक साल से जो बाहर उनको Right. भाड़ा देना पड़ता है, द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, द इंटरेस्ट रेट दैट जो बाहर से मार्केट से उठाते हैं, दे डोंट फाइंड द प्रोजेक्ट फीजिबल एट ऑल। एंड उसके ऊपर से जिस प्रकार से एक बड़ा एंगल है करप्शन वाले, जो अपने जो लोकल बॉडीज में है कि That's प्लान right. पास नहीं हो रहा है, रीडेवलपमेंट प्रोसेस का जो सीसी है, जो हर लेवल के सैंक्शंस है, वो इतने स्लो तरीके से आ रहे हैं, एंड दिस इज नॉट एट ऑल फीजिबल। इफ यू सी द एंटायर मुंबई के आज सिनेरियो देखोगे, कंस्ट्रक्शन हैव वर्चुअली स्टॉप्ड। आज There are no construction. There is no ही construction. टोटली बंद हो Right. चुका है। बहुत जी। सारे बिल्डर्स साइट छोड़ के भाग गया है, बिकॉज दे कांट फेस, एवरी ईयर दे हैव टू पे द पीपल द अमाउंट ऑफ टेनेंसी, जो उन्होंने क्वांटम फिक्स किया है वो देना पड़ता है। कितने साल देंगे वो अपने और यहां सबसे बड़ी बात जो बनती है, एक चीज नोट किया जाए, जो एडवोकेट प्रदीप नाम्बियार बता रहे हैं, सबसे बड़ी बात यहां पर बनती है दैट एवरीथिंग, जो भी कोई कोऑपरेटिव काम होता है, इट इज एन ऑपरेशन, इट इज अ बिजनेस ऑफ म्यूचुअल बेनिफिट, यानी दोनों लोगों को, सभी लोगों को बेनिफिट हो। यहां पर प्रोसीजर में ही आपके इतने ज्यादा डिलेज हो जाते हैं, परमिशंस में ही इतने ज्यादा डिलेज हो जाते हैं, एक एक चीज ग्रांट करने में आप इतने ज्यादा डिले कर देते हैं कि आखिरकार जो भी प्रोजेक्ट है वो अनवायबल हो जाता है। आप अगर, चलिए साउथ मुंबई की बात अगर छोड़ें, अगर नॉर्थ मुंबई में आए, आप ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की तरफ जाएं, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की तरफ जाएं, अगर आप जुहू से लेकर के यहां तक कि सेंटा क्रूज से लेकर के अगर आप मलाड तक ही चले जाएं, वहां पर आप देखेंगे कम से कम 70 ऐसी साइट्स हैं जहां पर कोई एक्टिविटी नहीं चल रही है। पिछले 3 साल से, पिछले 3 बरस से कोई एक्टिविटी वहां नहीं चल रही है। और वो इसलिए नहीं चल रही है क्योंकि बिल्डर्स बिल्कुल दिवालिया होने के कगार पर हैं। They are about to become bankrupt. They are about to go bankrupt, all because the government is just not taking a decision. They are not taking a decision either this way or that way. Now, here I have a major issue. If you have taken a decision, if you have given the CC, if you have given the NOC, if all the LOIs etc have already been given, what is the delay? What causes the delay, Pradeep? there have been many cases before. आप देखोगे कुर्ला में हम जब ने सेमिनार किए, बहुत सारे अबाउट 25 से 30 बिल्डिंग, एक वाडिया एस्टेट करके है, वहां के लोग the and totally dilapidated condition, it's a very sorry pitiable state, कभी भी गिर के टूट सकते, मकान गिर सकते हैं उनके, danger to life, danger to property। ऐसे हालत में कुछ कलेक्टर के पास फाइल्स पड़े हैं, वो कलेक्टर फाइल्स क्लियर नहीं कर रहा है, कुछ लीज के प्रॉब्लम्स है, वो चीज। नाउ दिस व्हाई इज एक सिंगल विंडो, इसको व्हाई इज देयर नो सिंगल विंडो टू क्लियर ऑल दीज थिंग्स? अलग अलग विंडोज क्यों है? द पॉइंट इज टोटल प्रोसेस ही। एक कलीना मार्केट, एक मार्केट था कलीना में जिसको करीबन अभी 5 साल हुए, अभी तक वो बना ही नहीं है। जो लोगों को वहां से शिफ्ट किया, आज वो भारी है वो साइट पे। अल्टीमेटली नाउ आफ्टर पेइंग अ ह्यूज अमाउंट, so this becomes unviable. The government seems to The be whole thing not at all becomes unviable. As a the result ends of of which, justice are not met at all. you're absolutely right. Now, even over here, let's we've got just about a couple of minutes left. We just have about 2 minutes more left on the show. Now, Pradeep, let's also talk about the Campacola compound. जहां तक कि Campacola compound का प्रश्न है, चलिए सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार कहा कि भाई हमने तो कभी बोला ही नहीं आपको डिमोलिश करने के लिए, नंबर 1। लेकिन अगर आप 96 फ्लैट भी डिमोलिश करते हैं, what about the FSI vacated by the demolition of those flats? Number 1. Number 2, अगर जो बाकी कैंपाकोला रेजिडेंट्स जो हैं, जो लीगल फ्लैट ओनर्स एसोसिएशन है, अगर वो रीडेवलपमेंट के लिए जाती है, सो दे कांट really get permission for redevelopment.
They cannot get permission for redevelopment because the land does not belong to them. The land की जो कन्वेंस होनी चाहिए थी, जमीन की जो कन्वेंस होनी चाहिए थी, वो कभी हुई ही नहीं। तो आज अगर वो 96 फ्लैट टूट जाते हैं कैंपाकोला कंपाउंड के, उसके बाद बाकी सब लोगों को भी उस खंडर में ही रहना पड़ेगा। आई मीन दैट इज द एक्सटेंट ऑफ द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द लॉ, द परवर्शन of the kind of laws that are being applied over here in this country and in this city. One final word from you. Yes, sir. If you talk to many of the builders, the point is we are always taking up the cause of the residents, जो गरीब है, the poor, the lower strata. Right. We have always been taking up. चाहे वो SRA campaign हो, redevelopment campaign हो, every campaign that has been our focus. But ultimately we have started to begin that things are not right because the people in power are not taking the right decisions. Laws are That's there, right. but you're not Absolutely. implementing. You're not implementing the law to see that the ends of justice are met. आप अगर डीम कन्वेंस डेवलपमेंट प्रोसेस है, सब किताबों में है, जब तक वो मुंबई देवी, वो वाडिया एस्टेट, वो गरीब तबके के जहां एरिया है, वहां बिल्डिंग का रीडेवलपमेंट होता नहीं है, तो आप कितने भी कानून बनाओ, कितने भी That's कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बनाओ, there is nothing, the end result is nothing. Most importantly, all the bureaucrats will have to be told, hey listen, you are here to serve the people. आप यहां पर अपनी नौकरी बचाने के लिए लोगों नहीं आए हैं, लोगों की सेवा करने के लिए आए हैं। और जब तक के सिंगल विंडो क्लियरेंस नहीं होगी, जब तक के कानून में क्लैरिटी नहीं होगी, तब तक मुंबई का जो हाल बेहाल है वो इसी तरीके से बद से बदतर होता रहेगा, भले जो भी सरकार आए। और यहां पे मैं अपने दर्शकों से ये कहना चाहूंगा, जो अभी प्रदीप नाम्बियार जी ने कहा और जो हम कह रहे हैं, और ये लेमन न्यूज आपका चैनल है, एंड एज फार एज इनसाइड स्टोरी इज कंसर्न, वी विल बी लुकिंग एट दिस प्रैक्टिकली एवरी डे नाउ। आप उसी कैंडिडेट को वोट दें, आप उसी पार्टी को जिताएं जो पार्टी आपसे आकर के कहती है कि भाई ये जो आपके मसले हैं, हाउसिंग सोसाइटीज के जो मसले हैं, आपके घरों के जो मसले हैं, बिजली पानी तो है ही, लेकिन आपके घरों के जो मसले हैं, यानी डीम्ड कन्वेंस का जो मसला है, रीडेवलपमेंट का जो मसला है, हम फौरन उसका समाधान ढूंढ करके आपको देंगे ताकि आपको जरा भी तकलीफ ना हो सके। थैंक यू सो मच प्रदीप। That's all we've got for you in tonight's Inside Story. As far as we are concerned, we'll of course be back with you tomorrow. But before we go, let's take one more look at the headlines. One more look at the headlines from Mumbai and the rest of Maharashtra. Keep watching Lemon News. We'll of course be back with you